हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज हम जो ड्रीम आरपीएससी का टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज के समाजशास्त्र आपका समाजशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो टेस्ट सीरीज में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों का हम डिस्कशन करेंगे। तो ये आपके क्या है, ड्रीम आरपीएससी आरएस मुख्य परीक्षा 2023 और इसका प्रश्न पत्र दूसरा है आपका। इसमें कुल 48 प्रश्न है। इस प्रकार से आप आगे देखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक 20 शब्दों में तथा उसके 2 अंक होंगे। मतलब 15 शब्द होते हैं, लेकिन हम आपको 20 शब्दों में सिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पे एटलीस्ट आपको 3 से 4 लाइन मिलती है जिसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं। 15 शब्द वाले को 25 शब्द के आसपास ले जाते हैं और 50 वाले को करीब 60 के आसपास ले जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है आपका कि प्रभु जाति से आपका क्या अभिप्राय है। किससे, प्रभु जाति से आपका क्या अभिप्राय है। व्हाट डू, इंग्लिश में क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय सोवरेन कास्ट। तो प्रभु जाति किसे कहा जाता है, तो इसके बारे में देखिएगा क्या क्या चीजें आपको इसमें एड ऑन करनी है। तो सबसे पहला देखिए कि एक जाति तब प्रभु जाति बनती है जब वो संख्यात्मक आधार पे क्या हो, बहुत ज्यादा हो। तो एक जाति प्रभु जाति कब बनेगी, उसके पास में क्या हो, संख्यात्मक आधार पर वो शक्तिशाली हो। दूसरा, उसके पास आर्थिक राजनीतिक रूप से प्रभाव रखती हो। तो एक जाति, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हरियाणा, तो हरियाणा के अंतर्गत जाट क्या है, आपके प्रभु जाति है। यूपी के अंतर्गत देखते हैं पश्चिमी यूपी वाला बेल्ट, वहां पे आपके क्या है, जाट जाति है, आपके क्या है, प्रभु जाति है। और आपका पूर्वी यूपी की तरफ जाएंगे तो वहां पे क्या है, यादव जनजाति है, यादव जाति है, यादव वहां पे क्या है, सोवरेन कास्ट है। तो आपका क्या है कि एक जाति तब प्रभु जाति कहलाती है जब वो संख्यात्मक आधार पे बहुत ज्यादा हो तथा वो आर्थिक और राजनीतिक रूप से वो अधिकारों को रखती हो, प्रभाव रखती हो अपना। तो सोवरेन कास्ट किसे बनती है, जब वो संख्यात्मक आधार पे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, आर्थिक राजनीतिक रूप से अपना प्रभाव रखती हो। ये तो अभिप्राय पूछा। फिर आपको इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व होते हैं, उन निर्धारक तत्वों के बारे में बात करनी है कि कौन कौन से वो तत्व है निर्धारक तत्व। तो संख्यात्मक, संख्या की दृष्टि से क्या हो, अधिकता हो। देखो कौन कौन से तत्व है। संख्या की दृष्टि से अधिकता, भूमि के किसी बड़े अंश पर स्वामित्व होना। क्या है, भूमि के किसी बड़े अंश पे आपका स्वामित्व होना। तीसरा, स्थानीय शक्ति, मतलब आपका चुनाव के अंदर, एजुकेशन के अंतर्गत और आर्थिक संसाधनों में उनका क्या हो, तो आप कहेंगे उनका वर्चस्व हो। और प्रशासन में, वर्तमान समय में तो क्या है, आपका प्रशासन, नौकरियों में क्या हो, आपके अधिकता हो, प्रशासन में नौकरियां अधिक हो, उस जाति को आपके क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे प्रभु जाति कहा जाता है। अब आप इसको याद करिएगा कि प्रभु जाति तब बनती है जब वो संख्यात्मक आधार पे क्या बहुत ज्यादा हो तथा साथ ही साथ वो आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के रूप में प्रभाव रखती हो। इसके निर्धारक तत्वों के अंतर्गत संख्या के दृष्टिकोण से ज्यादा, स्थानीय शक्तियों में ज्यादा, जैसे चुनाव हो गया, एजुकेशन हो गया, आर्थिक संसाधन हो गए, और भूमि के किसी बड़े लैंड के ऊपर उनका क्या हो, प्रभाव हो। साथ ही साथ आपका प्रशासन, प्रशासन के अंतर्गत आपका नौकरियां ज्यादा हो। वर्तमान समय में क्या है कि प्रत्येक आपकी जाति है वो अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए सोसाइटी के स्तर पे क्या है, संस्थाओं का संचालन कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ के क्या है, अपने समाज को प्रभुत्व स्थापित कर सके। तो उसे आपका प्रभु जाति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे इसे प्रभु जाति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आपका क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है कि भाई सांप्रदायिकता क्या है। तो सांप्रदायिकता किसे कहा जाता है, इसके बारे में देखिएगा। सांप्रदायिकता किसे कहा जाता है, तो सांप्रदायिकता एक ऐसी संकीर्ण मानसिकता होती है जो एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के लोगों को आपके नफरत की भावना से देखता है, उनका विरोध करता है। तो सांप्रदायिकता एक संकीर्ण मानसिकता है जिसके अंतर्गत विरोध, घृणा, हिंसा जैसे साधनों का उपयोग करके दूसरे धार्मिक समूह को दबाने का प्रयास किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत अपने धर्म को क्या है, बड़ा चढ़ा के दिखाना, अपने धर्म का क्या करना, प्रसार करके दूसरे धर्म के लोगों को श्रेष्ठ दिखाने की सोच होती है। मतलब एक संकीर्ण मानसिकता, सांप्रदायिकता क्या है, संकीर्ण मानसिकता है। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म से अपने धर्म को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता है। तीसरा प्रश्न क्या है आपका
कि राजस्थान के अंतर्गत जो आपकी जनजातियां हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो जनजातियों की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है राजस्थान के अंतर्गत, उसको देखिएगा। क्या लिखा पहले, सबसे पहली विशेषताओं के तौर पे आप इसको देखिए। पहली विशेषता क्या है, इसको देखो। क्या लिखा कि राजस्थान में आदिवासियों में अंधविश्वास वर्तमान में भी विद्यमान है। वहां पे क्या है, अंधविश्वास आज भी आपको देखना, जादू टोना करवाना इनको आता है। दूसरा क्या है कि इन क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट बोली होती है, इनका कल्चर होता है, इनका आर्थिक आवास और सामाजिक ढांचा होता है जो इन्हें अन्य समाजों से क्या करता है, अलग करता है। मतलब ये अंधविश्वासों का पालन करते हैं, लेकिन इनका जो सोसाइटी का जो लेवल होता है वो अलग प्रकार का होता है, इनकी कल्चर अलग होती है, इनके आर्थिक संसाधनों में अलग प्रकार के। हम खेती करके क्या करते हैं, हमारी आर्थिक आजीविका को चलाने की कोशिश करते हैं। ये पेड़ों के ऊपर, वनों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। फिर क्या है कि ये प्राय शहरी क्षेत्रों से दूर जंगलों में रहते हैं। कहां पे, जंगलों में, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। प्राकृतिक जीवन शैली में विश्वास है क्योंकि ये नदियों के पास में रहते हैं। साथ ही क्या है कि पेड़ों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, ये सारी चीजें इनको अपनाते हैं। साथ ही एग्रीकल्चर का इनके पास जो पैटर्न है वो आपका क्या है, जूमिंग वाला, स्थानांतरित कृषि है। मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे ये क्या करते हैं, गमन करते हैं। तो आपको ये तीनों प्रश्न समझ में आएगा। पहला प्रभु जाति, दूसरा सांप्रदायिकता और तीसरा आपका क्या है, राजस्थान में जनजातियों की विशेषता। अगला क्या है आपका, अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मादक पेय पदार्थ क्या है। आपका मादक पेय पदार्थ, एल्कोहलिज्म क्या है, मादक पेय पदार्थ क्या है, इसके बारे में देखो कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से आपको किस दृष्टिकोण से सोचना है, क्योंकि हम सोशियोलॉजी आपका समाजशास्त्र है, उसके अनुसार आरएस मेंस में आंसर लिख रहे हैं। तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से मादक द्रव्य वे रसायन है जो व्यक्ति की मनः स्थिति, स्नायु तंत्र, आपका बॉडी सिस्टम है, स्नायु तंत्र, शरीर की कार्य दशाएं, चेतना को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे व्यक्तिगत व सामाजिक क्षति होती है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। यानी मादक द्रव्य वे रसायन होते हैं जो आपके क्या है, व्यक्ति की मनः स्थिति को, व्यक्ति का स्नायु तंत्र को और व्यक्ति के शरीर की जो कार्य दशाएं होती है, काम करने की जो दशाएं होती है, साथ ही साथ चेतना को प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। इससे सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार की क्षति यानी हानि होती है। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपका उत्तेजक, व्यक्ति को ये क्रियाशील बनाते हैं। उत्तेजक आपका क्या है, मादक द्रव्य होते हैं, वो व्यक्ति को क्या करते हैं, क्रियाशील बनाते हैं। दूसरा है आपका निषेधक, जो आपके शरीर को क्या करते हैं, निष्क्रिय करते हैं। क्या करते हैं, तो आप कहेंगे निष्क्रिय करते हैं। और फ्यूचर के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिल्वर इकोनॉमी किसे कहा जाता है, क्या है। तो अगला क्वेश्चन क्या बनने वाला है आपका कि सिल्वर इकोनॉमी किसे कहा जाता है, 5वां नंबर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सिल्वर इकोनॉमी, क्या है सिल्वर इकोनॉमी, आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। तो देखिएगा, सिल्वर इकोनॉमी से तात्पर्य जो वस्तुएं और सेवाएं हैं, इन वस्तुओं और सेवाओं को जो वर्ध जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग, उनकी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमें संचालित करना है। तो क्या है सिल्वर इकोनॉमी से तात्पर्य आपके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना, फिर उनका वितरण करना, फिर उपभोग प्रणाली में वर्ध जनों की क्षमता का उपयोग करना एवं उनकी स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करना। क्या है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करो, यानी किसके अकॉर्डिंग, वर्ध लोगों के अकॉर्डिंग। दूसरा आपका वितरण, उपभोग प्रणाली में किसको ध्यान में किसको रखना है, इसको देखो अंडरलाइन करो, वर्ध जनों, यानी सिल्वर इकोनॉमी वर्ध जनों से संबंधित है। इसके बाद में आपका आगे क्या है कि उसको उनकी स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करना, जैसे किसी को सुनाई नहीं दे रहा है तो उसके लिए मशीन, पैर नहीं है, चला नहीं जा रहा तो उसके लिए व्हील चेयर आनी चाहिए, ये सारी चीजें। फिर क्या है कि भारत को जापान जैसे देश से सीख लेनी चाहिए और वर्दों को एक संसाधन के तौर पे क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। इसको मोस्ट लगा लेना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिल्वर इकोनॉमी। इस प्रकार से आपको क्या है कि आंसरों को लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि आपका भ्रष्टाचार की विशेषताएं बताएं। और भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार की विशेषताओं को बताओ। देखो, भ्रष्टाचार अच्छी चीज नहीं है, लेकिन आपके टॉपिक में है, इसको पूछा जा सकता है। तो क्या है, अपने स्वार्थ के लिए। सबसे पहला भ्रष्टाचार की परिभाषाएं क्या हो सकती है, आप कहेंगे भ्रष्टाचार यानी अपने स्वार्थ के लिए। भ्रष्टाचार मेरे लिए तो थोड़ी करेगा कोई व्यक्ति, अपने स्वार्थ के लिए करेगा।
एवं अनुचित लाभ कमाने के लिए परंपराओं का वो क्या करता है, उल्लंघन करता है, कर्तव्यों का क्या करता है, उल्लंघन करता है। तो आपका क्या है कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, अनुचित लाभ कमाने के लिए परंपराओं का उल्लंघन, कर्तव्यों की वो अपेक्षा करता है, नीति के विरुद्ध काम करता है। भाई आपकी पॉलिसी बनी हुई है कि इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जाना है, एक खाका तैयार है, लेकिन आप उसके बाहर जाके भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो वो नीति विरुद्ध कार्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आप कहेंगे नीति विरुद्ध कार्य है। फिर आपका आर्थिक तथा भौतिक लाभ के लिए पद व अधिकार का दुरुपयोग करना ही भ्रष्टाचार है। बहुत अच्छी परिभाषा है, इसको याद करिएगा। मतलब भ्रष्टाचार कहते किसे हैं कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, अनुचित लाभ कमाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करता है, साथ ही अपने क्या है, परंपराओं का उल्लंघन करता है। मेरे परिवार की परंपरा नहीं है भ्रष्टाचार करने की, मेरे समाज की परंपरा नहीं है भ्रष्टाचार करने की, मेरे कर्तव्य डिसाइड है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कर्तव्यों से बाहर जाके काम नहीं करना चाहिए, नीति विरुद्ध मुझे काम नहीं करना चाहिए। और यदि मैं ऐसा काम कर रहा हूं तो उसके पीछे एक ही पर्पज है कि मेरे स्वार्थों की पूर्ति हो, मुझे लाभ प्राप्त हो। और ऐसे कृत्यों को क्या कहा जाता है, आपके पद और अधिकार का दुरुपयोग करना ही आपका भ्रष्टाचार कहलाता है। अब भ्रष्टाचार की विशेषताएं क्या है, तो देखो पहली विशेषता कि विशिष्ट कर्तव्य का उल्लंघन किया जाता है। देख मान लीजिए एक एसडीएम ऑफिसर है, उस एसडीएम का काम क्या है, यदि वो भ्रष्टाचार करेगा तो उसके जो विशिष्ट उद्देश्य थे, उसके विशिष्ट कार्य थे, उसको उल्लंघन करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि वो अपने विशिष्ट कार्य का उल्लंघन करता है, पहला काम। दूसरा क्या है कि जानबूझकर अपने कर्तव्य का उल्लंघन करना। मुझे पता है कि ये चीज गलत है, फिर भी मैं ये काम कर रहा हूं, इसका मतलब मैं जानबूझ के भ्रष्टाचार को प्रेरित कर रहा हूं, यह भी दूसरी विशेषता है। तीसरा क्या है कि भ्रष्टाचार व्यक्ति लाभ की भावना से प्रेरित होता है, समाज लाभ की भावनाएं नहीं होती है। यहां पे क्या है, व्यक्ति लाभ की भावनाओं से क्या होता है, ये प्रेरित होता है। तो आप कहेंगे व्यक्ति लाभ की भावनाओं से ये क्या है, प्रेरित होता है। तो आपको भ्रष्टाचार बहुत अच्छी परिभाषा है कि व्यक्ति अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अनुचित लाभ कमाने के लिए एक तो परंपराओं का उल्लंघन करता है, दूसरा आपके क्या है, कर्तव्यों का उल्लंघन करता है, तीसरा क्या है, नीति विरुद्ध कार्य करता है, भौतिक और आर्थिक आपके क्या लाभ के लिए अधिकार और पद का दुरुपयोग करता है, वही भ्रष्टाचार कहलाता है। फिर क्या है अगला क्वेश्चन आपका, भूस्थानीकरण क्या है, तो आप कहेंगे भूस्थानीकरण क्या होता है, भूस्थानीकरण जियो लोकलाइजेशन, भूस्थानीकरण। तो भूस्थानीकरण का मतलब होता है कि जैसे भारतीय संस्कृति की चीजों को आपके विदेशी संस्कृति की चीजों के साथ में मिश्रण कर दो, विदेशी संस्कृति, इन दोनों का मिश्रण कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, भूस्थानीकरण। भूस्थानीकरण जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे आगे क्या है भूस्थानीकरण है क्या, इसको देखिएगा कि आपका भूस्थानीकरण से तात्पर्य संस्कृति के भूमंडल के साथ, मतलब पूरी वैश्विक संस्कृति के साथ में आपका स्थानीय मिश्रण से उत्पन्न रूपी भूस्थानीकरण है। जैसे भांगड़ा पॉप हो गया, इंडियन फ्यूजन आपका म्यूजन हो गया, और वेस्टर्न भारतीय कुर्ता हो गया इत्यादि। आपने देखा होगा कि भारतीय कुर्ता पहले ऐसे आता था, लेकिन आजकल भूस्थानीकरण की वजह से इस कुर्ते का कैसा हो गया, आजकल ऐसे कुर्ते आने लगे, देखे होंगे आपने, अलग अलग कटिंग के कुर्ते आते हैं। तो ये आपका क्या हुआ कि जियो लोकलाइजेशन हो गया है। फिर इसके बाद में आपका क्या है, गिरमिटिया मजदूर है, क्या है, तो आप कहेंगे गिरमिटिया मजदूर। एनसीईआरटी के अंतर्गत बहुत अच्छी परिभाषा दे रखी है गिरमिटिया मजदूर कि भारत में जो मजदूर है, इन मजदूरों को जहाजों में डाल के आपके एशिया, जैसे इंडोनेशिया वाला पार्ट हो गया एशिया, और दूसरा आपका क्या अफ्रीका जैसे देशों के अंतर्गत आपका क्या है, भारत से मजदूरों को जहाजों में भरकर एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका में काम करने के लिए ले जाया जाता था। इन श्रमिकों को आपका क्या, गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गिरमिटिया मजदूर। अब ये गिरमिटिया मजदूर होते थे तो इनको बोलते आपको आवास की सुविधा देंगे, आपको भोजन की सुविधा देंगे, आप तो क्या करो, काम करो। तो इनको आवास व भोजन के बदले काम लिया जाता था।
इनका जीवन शोषण से भरा हुआ होता था। कैसा? ये एनसीईआरटी की परिभाषा है, सारी चीजें एनसीईआरटी से उठाई हुई है। तो भारत से मजदूरों को जहाजों में भरकर एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका में काम करने के लिए ले जाया जाता था और इन श्रमिकों को आपके गिरमिटिया मजदूर, इनको आपके भोजन के, आवास के बदले काम लिया जाता था और इनका शोषण से भरा हुआ जीवन होता था। फिर आपका आता है जजमानी प्रथा। कौन सी प्रथा? तो आप कहेंगे जजमानी प्रथा आता है। तो जजमानी प्रथा किसे कहा जाता है, किसी को पता है क्या? गांव में अक्सर सुना जाता है कि ये मेरे जजमान हैं। क्या है? जजमान है। तो इन जजमानों के वहां पे गया हूं। तो आपके प्रजा और जजमान क्या होता है? तो जाति व्यवस्था आपके किसके अंतर्गत? आप कहेंगे जाति व्यवस्था के अंतर्गत ये एक प्रकार का आपका आर्थिक समझौता होता है। कैसा होता है? तो आप कहेंगे आर्थिक समझौता। एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं, देखते हैं आपके दर्जी, एक तो दर्जी हो गया, दूसरा आपका नाई हो गया। नाई क्या करता था? पहले घर पे जाके है ना बाल काट के आता था और बदले में वो 12 महीनों के बाद में जो आपका फसल आती थी उस फसल में से कुछ हिस्सा उस नाई को दे दिया जाता था और वो काम करता था। उसी प्रकार से शादी समारोह में भी वो नाई आता था। दूसरा आपका कौन सा है? दर्जी है। तो दर्जी को भी पहले क्या कपड़ों की सिलाई दर्जी से करवाई जाती थी। तो दर्जी को 12 महीनों का अमाउंट के तौर पे उसको धान दे दिया जाता था। तो इस प्रकार से ये जजमानी प्रथा क्या है? एक आर्थिक समझौता है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत क्या है? तो आप कहेंगे आर्थिक समझौता है, जिसके तहत आपस में वस्तु तथा सेवाओं का आदान प्रदान होता है। इसमें सेवा प्रदाता कौन होती है? तो आप कहेंगे प्रजा होती है, तथा सेवा प्राप्तकर्ता जजमान कहलाता है। सेवा प्राप्तकर्ता क्या कहलाता है? जजमान कहलाता है। जब सामंती प्रथा थी, जागीरदारी प्रथा थी, तो इस प्रकार की प्रथाओं का विकास ज्यादा हुआ था। पर्टिकुलर जातियों का डिसाइड हो गया जजमानी प्रथा के अंतर्गत। ये जाति है उस समय ये काम करेगा। दर्जी हो गया, नाई हो गया, बहुत सारी जातियां, जैसे सुतार हो गया, बढ़ई, तो बढ़ई के लिए भी यही चीजें काम करती थी जजमानी प्रथा का। तो जो सेवा प्रदाता है वो प्रजा होती थी, मतलब वो पर्टिकुलर जाति विशेष का व्यक्ति होता था, और जो सेवा प्राप्त करता था वो जजमान कहलाता था। क्या कहलाता था? तो जजमान। तो जजमानी प्रथा क्या है कि ये एक प्रकार का आपका जाति व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक समझौता है, जिसमें वस्तु और सेवाओं का आपसी समझौते के तहत क्या है? आदान प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत जो सेवा प्रदान करता है वो तो प्रजा होती है, तथा सेवा प्राप्त करता होता है वो जजमान होता है। इसलिए इसको विलियम वाइजर ने, किसने? तो आप कहेंगे विलियम वाइजर ने इसे समतामूलक समाज, इसे समतामूलक सामाजिक व्यवस्था कहा। तो वहीं पे आपका लुई ड्यूमोट कौन सा है? तो आप कहेंगे लुई ड्यूमोट ने इसे शोषणकारी बताया। क्या बताया? इसे शोषणकारी व्यवस्था के तौर पे। तो जजमानी व्यवस्था क्या है आपको बताना है। इसके अंतर्गत क्या है? एक समझौता, ये सारी चीजें बतानी है आपको। फिर इसके बाद में आपका अगला क्या आता है? जाति गतिशीलता से आपका क्या अभिप्राय है? किसे? तो आप कहेंगे जाति गतिशीलता से आपका क्या अभिप्राय है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। जाति गतिशीलता से आपका क्या अभिप्राय है? तो आपके कुछ लोग, यहां पे क्या लिखा है कि कुछ लोगों या किसी जाति के एक भाग में, कुछ लोगों या किसी जाति के एक भाग में संचरण या गतिशीलता से जाति परिस्थिति, जो सिचुएशन होती है किसी जाति की, उसमें या तो अवनति होती है या उन्नति होती है। या तो वो ऊपर उठ जाएगी या वो आपके उसी जाति से नीचे चली जाएगी, हो सकती है। अर्थात इसमें ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी, यानी एक तो नीचे की ओर जा सकता है या ऊपर की ओर। मतलब कुछ लोग या किसी जाति के कुछ लोगों के द्वारा आपके क्या है? एक क्षण स्तर होता है, उसको संचरण के माध्यम से क्या है? गतिशीलता के माध्यम से जाति परिस्थिति में आपका अवनति या उन्नति हो सकती है। उसे आपका जाति गतिशीलता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे जाति गतिशीलता के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद में आपका क्या है? ये क्वेश्चन आपका 11 से 18 तक कितने? 5 नंबर के अंतर्गत है। कितने? 5 नंबर, मतलब 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। अब देखो, राजस्थान में जनजातियों की समस्याओं के समाधान है। तो राजस्थान में एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ ट्राइबल्स इन राजस्थान। तो आपके क्या है कि राजस्थान में जो जनजातियां हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है? भारत के संविधान के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान है? उन प्रावधानों को 1 2 3 4 करके आपको गिना देना है। यहां पे आपको आंसर को टू दी पॉइंट लिखने की कोशिश करना है। कैसे? तो आप कहेंगे टू दी पॉइंट। देखो, सबसे पहला क्या है आपका? अनुच्छेद 243 ग, यानी पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए क्या है? सीटों का आरक्षण।
अच्छी बात है। यानी आपका अनुच्छेद 243 ग में क्या है, पंचायतों के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। फिर आपका क्या है, अनुच्छेद 330 लोकसभा में एसटी के लिए सीटों का आरक्षण। फिर आपका 332 विधानसभाओं में एसटी के लिए सीटों का आरक्षण। फिर आपका अनुच्छेद 15(4) क्या है, अन्य पिछड़े वर्ग जिसमें एसटी भी शामिल है के विकास के लिए प्रावधान किया गया है। फिर आपका अनुच्छेद 29 क्या है कि अल्पसंख्यकों जिसमें एसटी शामिल है उनके हितों का संरक्षण है। फिर आपका अनुच्छेद 275 है, एससी और आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए आपका विशेष अनुदान की सहायता की प्रावधान किया गया अनुच्छेद 275 के अंतर्गत। ये आपके क्या है, संवैधानिक प्रावधान है जो आप साइट पे जाके देख सकते हैं, जो आपके अनुसूचित जनजाति आयोग है उसकी साइट पे दे रखे हैं। फिर क्या है आपका अगला क्वेश्चन कि वैश्वीकरण का भारतीय संस्कृति पर प्रभावों की चर्चा कीजिए। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन कल्चर ऑन इंडियन कल्चर। आपका क्या क्या प्रभाव पड़ा है भारतीय समाज के ऊपर, भारतीय संस्कृति के ऊपर, उसके आपको क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो देखिएगा पिछले आपको देखो यहां पे सारी चीजें मैंने टू दी पॉइंट आंसर बताए हैं आपको भाषा भूमिका कुछ नहीं बनाना, सीधा आंसर लिखिएगा। अब देखिए इसको क्या है कि पिछले 3 दशकों में पिछले 3 दशकों में भूमंडलीकरण में सर्वाधिक प्रभाव संस्कृति पर डाला है। जैसे आपके कपड़े हो गए, आपका जो संगीत है, आपकी जो फिल्म इंडस्ट्री है, आपकी जो भाषा है, आपकी जो वेब सीरीज है इत्यादि के ऊपर आपका क्या भारतीय संस्कृति के ऊपर वैश्वीकरण का क्या पड़ा है, प्रभाव पड़ा पिछले 3 दशकों 1990 के बाद से। दूसरा कारण क्या है, वैश्वीकरण के कारण सजातीय संस्कृति को महत्व मिला है। किसको, सजातीय संस्कृति को महत्व मिला है क्योंकि इसमें सभी संस्कृतियों का मिश्रण हो गया है। अब कोई पर्टिकुलर एक संस्कृति नहीं है, सभी संस्कृतियां आपस में मिश्रण हो गई, सब अपने को एक समान मानने लग गई थी। सभी आपको क्या है, जैसे पहले राजपूती कपड़े होते थे पर्टिकुलर जाति पहनती थी, पर्टिकुलर जातियों के द्वारा पहना जाता था। आज प्रत्येक जाति आपसे आपके प्रत्येक जातियां उसको पहनने लगी। तो आपके क्या है, सजातीय संस्कृति को महत्व मिला वैश्वीकरण की, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जाति की अपेक्षा यहाँ पे योग्यताओं को महत्व दिया जाता है। किसको, व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, योग्यता को महत्व दिया जाता है। तीसरा क्या है कि वैश्वीकरण का महिलाओं के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण की वजह से क्या हुआ कि महिलाएं जो घूंघट में थी आज वो बाहर आ गई, आज वो इकोनॉमी के दृष्टिकोण से क्या हुआ, वो मजबूत हुई है, आर्थिक सशक्तिकरण उनका हुआ, वो रोजगार के अंतर्गत पुरुषों के साथ भागीदारी निभाने लग गई है। इसकी वजह से पहले वो 4 दीवारी और घूंघट के पर्दे में रहती थी, आज उन दोनों से बाहर आ चुकी है। तो वैश्वीकरण का महिलाओं के ऊपर भी आपका क्या है, प्रभाव पड़ा है। तीसरा क्या है कि भूस्थानीकरण में वृद्धि के कारण ग्रामीण संस्कृतियों को भी वैश्विक पहचान मिली है। जैसे आपका लिट्टी चोखा है बिहार का, उसको वैश्विक स्तर पे जाना जाने लग गया था। राजस्थान का दाल बाटी चूरमा है, उसको वैश्विक पहचान मिली, क्योंकि खान पान भी एक संस्कृति का हिस्सा है। किसका है, कल्चर का हिस्सा होता है। तो आपके क्या भूस्थानीकरण में वृद्धि के कारण आजकल क्या है कि जैसे राजस्थान का जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे क्या हुआ, कोरोना के अंतर्गत मास्क बनाया था, उसको वैश्विक लेवल पे पहचाना गया था। टोडा जनजाति है तमिलनाडु की, उसने एक मास्क बनाया था, आपके एम्ब्रॉयडरी के रूप में मास्क बनाया, उसको वैश्विक पहचान मिली है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो लोकल था उसको ग्लोबल बना दिया गया, प्रोडक्ट को, लोकल को ग्लोबल हो गया। फिर अगला क्या है आपका, उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखिएगा कि आपका उत्तेजक और निश्चेतक में क्या अंतर है। आपका उत्तेजक और निश्चेतक में क्या अंतर है, मतलब वे मादक पदार्थ कौन से हैं, एक का नाम है उत्तेजक और दूसरे का नाम है निश्चेतक। आपका क्या होता है, तो मादक पदार्थ क्या होता है कि मादक पदार्थ वे रसायन होते हैं जो व्यक्ति की जो मन स्थिति होती है, उसका जो स्नायु तंत्र होता है, शरीर की जो क्रियाशीलता होती है, साथ ही साथ उसकी जो चेतना होती है, इन सभी को वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है और इससे व्यक्तिगत और सामाजिक हानि होती है। तो क्या है, वे रसायन जो व्यक्ति की मन स्थिति को और स्नायु तंत्र, शरीर की कार्य दशाएं, चेतना को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं और व्यक्तिगत और सामाजिक हानि होती है, उसे आपके मादक पदार्थ कहलाते हैं, मादक द्रव्य। फिर आपका उत्तेजक और निश्चेतक, जो उत्तेजक होगा वो निंद्रा और उदासी को खत्म करते व्यक्ति को क्या बनाता है, तो आप कहेंगे क्रियाशील बनाता है। अब इसमें कौन कौन है, एक तो आपका कोकीन हो गया, कैफीन हो गया और मेथेडीन हो गया। कौन सा,
कोकीन, कैफीन और मेथेडीन। जैसे आप कॉफी पीते हो तो आपको नींद नहीं आती, उत्तेजना आप में ज्यादा आ जाती, उत्तेजक हो जाते हो, निश्चेतक। इसमें आपके निंद्रा आने लगती है, चिंता दूर हो जाती है। अफीम पियोगे, चरस पियोगे, गांजा पियोगे, आप सारे दिन सोते रहोगे, नींद आ जाएगी आपको। तो अफीम, चरस और गांजा आपके क्या है, निस्तेजक है, आपके क्या है, निस्तेजक है। तो इस प्रकार से इसको क्या है, आपको अंतरों को स्पष्ट करना है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 5 नंबर के अंतर्गत कि तलाक के प्रमुख कारण क्या है, क्या है, डाइवोर्स के आपके कमेंट ऑन द मेन कॉजेज ऑफ आपका डाइवोर्स। आपका क्या है क्वेश्चन कि कमेंट ऑन द मेन कॉजेज ऑफ डाइवोर्स, आपका तलाक के प्रमुख कारणों के ऊपर आपको चर्चा कीजिए, टिप्पणी कीजिए। सबसे पहला आपको देखो टू दी पॉइंट, आंसर कैसे लिखा जाए, टू दी पॉइंट लिखना, नंबर मिलेगा। आपका क्या है, संयुक्त परिवार प्रथा का विघटन हो गया। पहले लड़ाई होती थी तो परिवार आपस में क्या है, उसका समाधान कर लेते थे। आजकल क्या है, विश्वास की कमी होने की वजह से क्या हुआ, संयुक्त परिवार प्रथा का विघटन हो गया। दूसरा क्या है कि पाश्चात्य संस्कृति ज्यादा से ज्यादा आ रही है। यूरोप के अंतर्गत, यूएसए के अंतर्गत आप 3 से 4 शादियां अपने जीवन में नहीं करेंगे तो आप मनुष्य है ही नहीं वहां पे। उस समाज के दृष्टिकोण से आपको मानव गिना ही नहीं जाएगा, क्योंकि महिलाएं भी वहां पे ऐसा ही करती है। तो आपका संयुक्त परिवार प्रथा का विघटन। दूसरा आपके इफेक्ट किसका है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। तीसरा आप महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो गया है। पहले क्या होता था कि महिलाएं तो कमाती नहीं थी, घर में रहती थी 4 दीवारी के अंदर, पर्दे के अंतर्गत। तो पुरुष कमा के लाते थे, तो उनके हिसाब से लगता था कि हम तो कुछ कर नहीं रहे, पुरुष करके आ रहे हैं, जो वो कहते थे वो सुनती थी। लेकिन आज इसका उल्टा हो गया है। आज आपके वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ, और इसी आर्थिक सशक्तिकरण के कारण क्या हुआ है, आप कहेंगे इसमें डाइवोर्स में वृद्धि। आज कुछ भी कहा जाता है तो दोनों का समाधान क्या है, अलग हो जाओ, अलग होके अपने लाइफ को जिए। फिर तीसरा क्या है, समाज में बढ़ता हुआ व्यभिचार। समाज में आपके देखो, सुप्रीम कोर्ट ने भी धारा 497, कौन सी धारा, तो आप कहेंगे धारा 497 को, और फिर धारा 377 को। तो 377 के अंतर्गत क्या है कि महिला से शादी कर सकती है और पुरुष से शादी कर सकता है। और 497 में क्या है कि एक महिला अपने पति के अलावा भी दूसरे के साथ में आपके संबंध, शारीरिक संबंध बना सकती है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं व्यभिचार, बोलते हैं व्यभिचार। इसको भी आना, दोनों को संवैधानिक रूप से सही माना है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दोनों चीजें सही है, क्योंकि ये दोनों चीजें महिलाओं के या पुरुषों के क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार को क्या करती है, बढ़ाती है, उनके स्वतंत्रता के अधिकार को बढ़ाती है। तो आपके क्या, समाज में बढ़ता व्यभिचार। तीसरा, पांचवा क्या है, रिश्तों में विश्वास का अभाव आ गया। आप देखते होंगे कहीं पे, जैसे महिला फोन नहीं चला सकती है, विश्वास नहीं है, किसी से अलग से बात कर रही होगी, महिला शक करती है अपने पति के ऊपर कि ये किसी से बात करता है। तो क्या है कि आजकल ट्रस्ट कम रह गया है। आजकल क्या है, संबंधों को ढोने की प्रथा ज्यादा है। आपके क्या, ट्रस्ट के, विश्वास पे आधारित संबंध नहीं रहे। फिर इसके बाद में आपके निजी संबंधों में नैतिक मूल्यों का पतन हो गया है। आपके कॉमन सेंस का अभाव है। नैतिक मूल्य क्या कहते हैं, परिवार के अंतर्गत। और देखो, आप तो आरएस पढ़े, आरएस मुख्य परीक्षा के अंदर एथिक्स है आपका। एथिक्स में क्या है, परिवार की, शिक्षक की और समाज की भूमिका होती है बच्चों के अंतर्गत नैतिक मूल्यों का विकास। इस बार आरएस मुख्य परीक्षा में आया था 10 नंबर में क्वेश्चन। तो आपके क्या, नैतिक मूल्यों का पतन हो गया निजी संबंधों के अंतर्गत। फिर क्या, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है और वैचारिक मतभेद बढ़ गए हैं। वैचारिक मतभेद, पुरुष कहता मैं ये करूंगा, महिला कहती मैं ये करूंगा। तो इसकी वजह से भी आपके क्या है, संबंधों में खटास आई है और इससे तलाक के कारण बढ़ने लग गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, जाति और वर्ग में एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास। क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास। इसके ऊपर आपको क्या करना है, जाति और वर्ग के अंतर्गत अंतर स्पष्ट करना है। तो जाति क्या है और वर्ग क्या है, तो आप देखिएगा इसको बहुत सूक्ष्म लेवल से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जाति क्या है, जाति आपके जन्म पर आधारित समूह है। क्या है, जाति एक जन्म पर आधारित समूह है। वर्ग कैसे, जैसे कोई मान लेते हैं कोई एलएलबी किया हुआ समूह है तो उनका एक वर्ग बन जाएगा। कोई आईएएस ऑफिसर का समूह है तो उनका एक समूह बन जाएगा।
कोई व्यापारियों का समूह है तो व्यापारी का, जैसे डायमंड के व्यापारी है तो उनका एक अलग समूह होता है। सत्संग करने वालों का समूह एक आपके क्या है, जागरण वाला समूह हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या है कि वर्ग क्या होता है, तो जाति तो आपके जन्म में आपकी जाति आ जाती है। तो वर्ग क्या है, एजुकेशन के आधार पे, आपके पास में पैसा बहुत ज्यादा, पैसे के आधार पे, आपके पास में व्यवसाय कौन सा उसके आधार पे, आपकी क्वालिफिकेशन कौन सी है उसके आधार पे, आपकी सामाजिक स्थिति क्या है, आप बहुत अमीर घराने से आते हो तो उसके आधार पे आपकी क्लास डिसाइड होती है। क्या है, क्लास डिसाइड होती है। और आप सब आरएस मुख्य परीक्षा की, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी सोच है कि मैं जाति में हूं और मैं कहां चला जाऊं, क्लास में चला जाऊं। और जिस दिन आप आरएस या आईएएस ऑफिसर बने जाएंगे और उसी दिन लिस्ट में आपका कहीं पे भी ढूंढने पे, में से ढूंढे जैसे भी आपको उसको ढूंढोगे तो आपको नाम दिखाई दे देगा और उससे आपकी क्या है, सीधे आपकी क्लास चेंज हो जाएगी। मिडिल क्लास से आपका हायर क्लास के अंदर प्रवेश कर जाओगे। जाति बंद व्यवस्था है। जाति के अंतर्गत ऐसा थोड़ी है कि एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति में चले जाए। हाँ, इतिहास के अंतर्गत एक दो आपको एग्जाम्पल के तौर पे मिलेगा, लेकिन कहीं पे भी ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन वर्ग क्या है, वर्ग आपका मुक्त व्यवस्था है। वर्ग में देखो, वर्ग एजुकेशन वाला ग्रुप है, वो आपके क्या है, व्यवसाय वाले में भी स्टार्टअप खोल के जा सकता है, वो आपके योग्यता में, सामाजिक परिस्थिति वाले में भी जा सकता है। फिर आपके क्या है, इसमें गतिशीलता का अभाव होता है, मतलब इसमें गतिशीलता नहीं है, नई नई चीजों को एडप्ट करने का पावर नहीं होता है। और आपके इसमें क्या है, गतिशीलता होती है। इसकी सदस्यता स्वयं प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कोई स्वयंभू बैठा है और बोले कि मैं आपको जाति की सदस्यता देता हूं, नहीं, आपका जन्म हुआ, आपको जाति प्राप्त हो गई, लेकिन इसकी सदस्यता अर्जित की जाती है, वर्ग की। मेरे पास पैसा नहीं है, आने वाले 10 साल में मेरे पास पैसा हो जाएगा तो मैं क्या एलिट क्लास में चला जाऊंगा। इसका मतलब क्या है, ये मैंने अर्जित की है, इसकी मेंबरशिप को क्या है, अर्जित किया जाता है, इसकी सदस्यता अर्जित की जाती है। व्यवसाय निश्चित है, जैसे बढ़ई का व्यवसाय बढ़ई करना है, मतलब सुथार लकड़ी काटने का काम करेगा। माली होगा वो आपके खेती करने का काम करेगा। दूसरा आपका क्या है, आपका दूसरा ये चीज सोचिए, दर्जी होगा वो कपड़े सिलने का काम करेगा। ब्राह्मण होगा वो यज्ञ, यजमानों का यज्ञ करवाने का काम करेगा। तो इसमें क्या है, व्यवसाय डिसाइड है आपके। मोची होगा वो जूतों का काम करेगा। और इसमें आपके व्यवसाय निश्चित नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने के अलावा मैं और भी काम कर सकता हूं, मैं स्टार्टअप चला सकता हूं, मैं आपका खेती भी कर सकता हूं, ये सारी चीजें इसमें होती है। फिर आपके जाति के अंतर्गत क्या है, भोजन और व्यवहार पे कुछ प्रतिबंध होते हैं। जैसे कुछ शाकाहारी लोगों का समूह होता है, शाकाहारी जातियां होती है, तो वो क्या है, मांसाहारी लोगों के साथ में बैठ नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, अंडे नहीं खा सकते हैं। तो आपके क्या, भोजन और व्यवहार पर भी इसमें क्या होता है, प्रतिबंध होता है, भोजन और व्यवहार के ऊपर प्रतिबंध। और यहाँ पे कुछ नहीं है, एलिट क्लास है, आप कुछ भी खा सकते हैं। और यदि आप नहीं खा रहे तो फिर आपको है ना हीन दृष्टि से देखा जाएगा, अरे भाई आप एलिट क्लास के अंतर्गत आते हैं, आप क्यों नहीं खा रहे हैं, ऐसा कुछ मत सोचिए। तो आपके भोजन और व्यवहार पे यहाँ पे प्रतिबंध नहीं होता है। फिर आपके धन का महत्व तुलनात्मक रूप से आपके क्या होता है, कम होता है जाति के लिए। जाति एक प्राचीन ढरे से चली आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग चलना पसंद करती है। लेकिन क्लास के अंतर्गत आप काम नहीं करेंगे तो आपका क्या है, धन का बहुत ज्यादा महत्व है। यदि आपके क्लास के अंतर्गत 10 लोग हैं, 10 में से आपके 5 लोग करोड़पति बन गए तो आपको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि क्लास उनकी और ऊपर हो गई है। तो यहां पे धन का क्या होता है, अधिक महत्व होता है। व्यक्ति सुबह सोता है, शाम को सोता है, उठता सोता, हर समय उसको पैसा 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 दिखाई देता है। तो वो आपके क्या है, क्लास के लोगों की विशेषताएं हैं। आप क्या है, वर्ग आपका क्या है, जाति और वर्ग यानी कास्ट और क्लास के अंतर्गत हमने अंतर को देखा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 16 नंबर पे क्या है, आप कहेंगे लौकिकीकरण की विशेषताएं क्या है, किसकी, तो आप कहेंगे लौकिकीकरण की विशेषताएं क्या है। तो आपका लौकिकीकरण क्या विशेषताएं, तो इसकी 4 विशेषताएं होती है कि धार्मिकता का हार्स होता है। लौकिकीकरण की आपके 4 विशेषताओं को याद रखना है। एक तो होता है आपके धार्मिकता का हार्स। कैसे होगा हार्स, इसको बड़ा कर लेते हैं। धार्मिकता का हार्स, लौकिकीकरण में जैसे जैसे वृद्धि होगी वैसे वैसे धार्मिकता का हार्स हो जाएगा। दूसरा है आपके तार्किकता बढ़ती है। परंपरागत विश्वास और विचारों को आधुनिकता के आधार पर बदलना ही क्या कहलाता है, आपके तार्किकता कहलाती है। तीसरा क्या है, विवेकशीलता। आप विवेक का प्रयोग करेंगे, जो चीजें दिखाई जा रही है उसको नहीं देखोगे, आपको क्या विवेक का उपयोग करना है। तो व्यक्ति सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में प्रत्येक बात को विवेक के द्वारा निश्चित करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। और चौथा है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो विज्ञान की उन्नति के कारण
आपका सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों में धार्मिक व्यवस्थाओं का प्रभाव क्या है। पहले क्या होता था कि आपका आर्थिक चीजों में भी धार्मिकता आ जाती थी, राजनीतिक क्षेत्र में भी धार्मिकता आ जाती थी, और आपका क्या है सोशल स्टेटस है उसमें भी धार्मिकता आ जाती थी। वर्तमान में ऐसा नहीं है। लौकिकीकरण का मतलब क्या है, जैसे जैसे लौकिकीकरण बढ़ेगा वैसे वैसे धार्मिकता नीचे जाएगी, यानी हार्श होता जाएगा। लोग आपका जैसे क्लास है, क्लास के अंतर्गत धार्मिकताएं कम होती है। तो आपको 4 विशेषताओं को याद करना, सबसे पहले धार्मिकता का हार्श, दूसरा आपका तार्किकता, तीसरा विवेकशीलता, चौथा आपका वैज्ञानिक अप्रोच, आपका दृष्टिकोण है। फिर इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि आपके जाति विशेषताओं कौन सा है कि जाति व्यवस्था की कठोरता को संस्कृतिकरण चुनौती देता है, स्पष्ट कीजिए। जाति व्यवस्था की कठोरता को संस्कृतिकरण चुनौती देता है, स्पष्ट कीजिए। अब आपका कैसे देता है इसको देखिएगा। जाति व्यवस्था की कठोरता को संस्कृतिकरण चुनौती देता है क्योंकि, देखो यहां पे टू दी पॉइंट बात करिएगा, समय नहीं है आपके पास में। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले देखिएगा, पहला लिखा कि संस्कृति के कारण निचली जातियों ने अन्य जातियों के रहन सहन के तरीकों को अपनाया। किसको आप कहेंगे, रहन सहन के तरीकों को अपनाया, जिससे जिन्हें अन्य जातियों के सामने बैठने और खड़े होने की स्वतंत्रता मिली, फ्रीडम मिली। आपको ऐसे लिखने हैं, ऐसा आंसर लिखना है आपको कि संस्कृति के कारण निचली जातियां थी, उनको अन्य जातियों का रहन सहन खान पान करने का तरीकों को अपना लिया, जिससे वो अन्य लोगों के सामने बैठने लगे और खड़े होने लगे। ये सारी चीजें लिखनी। दूसरा क्या है, इससे किससे, संस्कृतिकरण के कारण जाति संबंधों की वास्तविक जो जटिलता थी और जो तरलता थी उसको क्या है संबोधित किया है। मतलब कितनी जटिलता है, तो संस्कृतिकरण की वजह से इस जटिलता में आपके कमी आई है। और तीसरा क्या है आपका, इसके कारण अस्पृश्यता में कमी आई है। आज देखो, आज जो ऑफिस में काम करते हैं लोग, किस जाति के कभी नहीं पूछा जाता है, सब लोग एक साथ खाना खाते हैं, लंच होता है तो कहीं पार्टी होती तो एक साथ जाते हैं और सब सहयोग करते हैं। तो आपके क्या अस्पृश्यता में कमी आई है। फिर क्या है अगला कि निम्न जाति के लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति को ऊंचा किया है। संस्कृतिकरण की वजह से लोग क्या है प्रत्येक व्यवसाय को अपनाने लगे, और जब व्यवसाय को अपनाएंगे तो उसके पास में क्या है मनी आएगा, विटामिन एम आएगा, और विटामिन एम की वजह से क्या है उनका जो स्टेटस है इकोनॉमिक, वो आपका लेवल ऊपर उठ जाएगा। इसकी वजह से भी क्या है आपके जाति व्यवस्था की जो कठोरता थी वो संस्कृति के कारण कम होने में सहयोग किया है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है आपके सोशियोलॉजी का क्या है, क्या है कि संस्कृतिकरण सांस्कृतिक परिवर्तनों की व्याख्या नहीं कर पाता है। संस्कृतिकरण सांस्कृतिक परिवर्तनों की व्याख्या नहीं कर पाता है, स्पष्ट कीजिए या विवेचना कीजिए। अब क्या है कि मंजूबदार ने श्रीनिवास के संस्कृतिकरण सिद्धांत की आलोचना करते हुए लिखा है। मंजूबदार भी आपके क्या है आपके समाजशास्त्री है, और आपके श्रीनिवासन भी जाति व्यवस्था के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। श्रीनिवास ने तो लिखा है संस्कृतिकरण सिद्धांत की आलोचना करते हुए लिखा है कि केवल सैद्धांतिक व्याख्या करता है संस्कृतिकरण वाला सिद्धांत, व्यवहार में यह संभव नहीं है। और एफ.जी. बेली कौन है, एफ.जी. बेली के अनुसार संस्कृतिकरण परिवर्तनों की व्याख्या नहीं कर पाता है क्योंकि, अब ये क्योंकि का जवाब देखिएगा आप। अब देखो कैसे नहीं कर पाता, ये समाज में निम्न जाति में होने वाले लंबवत परिवर्तन पर बल देता है। कैसे करता है, समाज में निम्न जाति के लोगों में लंबवत परिवर्तन किस प्रकार से, इसको देखिएगा आप। जैसे ये निम्न जाति है और यहां पे आपकी उच्च जाति है। जो संस्कृतिकरण होता है आपका, ये कहता है कि इन चीजों को सीख के यहां पे जाना चाहता है, अपनी परिस्थिति को बदलना चाहता है, ये संस्कृतिकरण है। निम्न जाति के लोग उच्च जाति के लोगों की क्या करते हैं, आपके संस्कृति को सीखते हैं, उनके रहन सहन खान पान को सीखते हैं, ये संस्कृतिकरण है। तो ये आपका परिवर्तन कैसा हुआ, ऊर्ध्वाधर, या इसको कह सकते हैं आपका लंबवत, वर्टिकल। लेकिन जो एफ.जी. बेली है, एफ.जी. बेली क्या कह रहे हैं कि भाई ये तो बात मान ली, आप जो कह रहे हैं हो रहा है, ये तो हमें भी दिख रहा है, आप तो ये बताओ कि ये निम्न जाति के 10 लोग हैं, निम्न जाति के अंतर्गत भी और निम्न जाति के लोग होते हैं, उसके अंतर्गत चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप तो हमें क्षैतिज स्तर पे बताइए। कैसे बताइए,
क्षैतिज स्तर पे चेंजेस आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो इसके ऊपर आपका जो श्रीनिवासन का सिद्धांत है वो क्या हो जाता है, आप कहेंगे मौन हो जाता है। कैसा हो जाता है, तो आप कह देंगे मौन हो जाता है। समझ में आया ये पॉइंट क्या कह रहा हूं मैं। फिर दूसरा क्या है कि ये संपूर्ण समाज की सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन नहीं कर पाता है। एक यानी संस्कृतिकरण क्या है कि निचली जातियों का उत्थान ऊंची जातियों की तरह हो जाए, वही संस्कृतिकरण है। तो ये कह रहा है कि भाई समाज की बात करो, संपूर्ण समाज की, उसके अंतर्गत और भी जातियां हैं, तो उसकी बात नहीं करता है। तीसरा क्या है कि संस्कृति के कारण होने वाले परिवर्तनों में स्थायित्व की कमी होती है, क्योंकि इसमें विपरीत स्थिति आपके क्या है, विपरीत स्थिति भी समय के साथ आ जाती है। यानी आपका एक समय के बाद में क्या होता है कि संस्कृतिकरण के बाद में आपके सिचुएशन वापस क्या होने लगती है, तो आप कहेंगे चेंज होने लगती है। तो बोला कि ये स्थायित्व नहीं है इसके अंतर्गत। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा कि आपके संस्कृतिकरण सांस्कृतिक परिवर्तनों की व्याख्या नहीं कर पाता है, स्पष्ट करना है। मंजूबदार ने आपके श्रीनिवासन का लिखा है कि ये व्यवहार में नहीं है, सैद्धांतिक तौर पे है। बेली ने कहा ये नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, तो ये समाज में जो निम्न जाति में होने वाले परिवर्तन है उसके लंबवत परिवर्तन की व्याख्या करता है। दूसरा क्या है, संपूर्ण समाज में सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन लाने की कोशिश नहीं करता है। तीसरा क्या है कि इसके अंतर्गत स्थायित्व की कमी है। तो इस प्रकार से हमने जो सोशियोलॉजी के आपके 18 क्वेश्चन थे उनका डिस्कशन किया था, 2 नंबर के अंतर्गत, 5 नंबर के अंतर्गत। अभी आगे इसका हिस्ट्री का पोर्शन शुरू होता है। तो आपने देखा होगा कैसे क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो उसको किस प्रकार से हैंडल करना है, क्योंकि समय आपका क्या है, आपके पास समय बहुत कम है। इस समय बहुत कम होने की वजह से क्या होता है, इसको आपको जल्दी से जल्दी लिखने की कोशिश, टू द पॉइंट में लिखने की कोशिश कीजिएगा। ये मॉडल आंसर आपके सारी की सारी चीजें एनसीईआरटी से बनाई हैं, और एनसीईआरटी की चीजें अच्छी होती है और आपकी पाचन क्षमता को भी बढ़ाएगी, भाई याद करने की क्षमता को बढ़ा देगी आपके। और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे अगले जो सेगमेंट के साथ में, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और अपने दोस्तों को इस यूट्यूब चैनल के साथ में जोड़िए, लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करवाइए, क्योंकि यहाँ पे अच्छी अच्छी चीजें आपको फ्री में मिलने वाली हैं। तो अभी तो देखो समय कम है, फिर भी हम चीजों को दे रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज को फ्री में दे रहे हैं, यहाँ पे डिस्कशन करवा रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेगमेंट के साथ। थैंक यू दोस्तों।